हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत प्लेटफॉर्म रैंकमेट के ऊपर। और रैंकमेट का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाले चैप्टर का अपन अध्ययन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। और नीट के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे सवाल आते हैं, लगभग 2 से 3 सवाल यहाँ से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाला चैप्टर। देखते हैं क्या है इसमें। मानव स्वास्थ्य तथा रोग। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य की अगर अपन बात करें तो जो सबसे पहले भारतीय आयुर्वेद तंत्र था, और अपने पास हिप्पोक्रेटिस जो एक वैज्ञानिक था, ग्रीक वैज्ञानिक था। भारतीय आयुर्वेद तंत्र और हिप्पोक्रेटिस, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जो स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य की सबसे पहली परिभाषा दी थी कि जो शरीर होता है, इस शरीर के अंदर जो कुछ द्रव्य होता है, उन द्रव्यों का संतुलन बना रहे, यानी कि वात, पित्त और कफ, 3 प्रमुख द्रव्य इन्होंने बताए थे। और अगर उनका संतुलन बना रहे तो वो अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन अपने पास फिर से एक वैज्ञानिक आए थे और वो थे विलियम हार्वे। तो एक बार रीडिंग करते हैं कि यह परिकल्पना हिप्पोक्रेटिस और भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने दी थी। कौन सी परिकल्पना दी थी? अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना, अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना जो है वो अपने पास हिप्पोक्रेटिस और भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने दी थी। और इस परिकल्पना ने इन्होंने बताया था कि जो स्वास्थ्य होता है वो शरीर और मन की वह अवस्था है जिसके अंदर शरीर के कुछ जो द्रव्य है वो संतुलित रहे, यानी कि उनका संतुलन शरीर के अंदर बना रहे। अब वो द्रव्य कौन कौन से थे? तो वो द्रव्य अपने पास थे, सबसे पहला था वात, दूसरा था पित्त और तीसरा था कफ। कफ यानी कि जब खांसी वगैरह होती है, जिसका पित्त खराब होता है उसका संतुलन शरीर का बिगड़ जाता है, वो अस्वस्थ व्यक्ति होता है। जिसका जो कफ है वो असंतुलित हो जाए तो फिर वो उसका भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इसके बाद अपने पास आगे एक जो है अंकल आए, उनका नाम था विलियम हार्वे। अब विलियम हार्वे ने क्या किया? सबसे पहले कौन से विलियम हार्वे हैं? ये वो विलियम हार्वे हैं जिन्होंने रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी। विलियम हार्वे जो है, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि डबल सर्कुलेशन भी कुछ चीज होती है, डबल सर्कुलेशन भी कुछ चीज होती है। तो इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और इन्होंने क्या किया था? अपने खोज के लिए, इस रक्त परिसंचरण की खोज के लिए साथियों, प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंट का उपयोग किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके फिर बताया था रक्त परिसंचरण को, यानी कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। और इसके बाद इन्होंने जो हिप्पोक्रेटिस ने वो अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी थी ना, इसको इन्होंने गलत साबित किया था। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को इन्होंने गलत साबित किया था। अब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या थी? जो हिप्पोक्रेटिस और जो भारतीय आयुर्वेद तंत्र थे, उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य का जो शरीर होता है, उस जिस मानव के अंदर काला पित्त पाया जाता है या फिर उसमें काले पित्त की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, तो क्या होता है? उसे बुखार होता है, उसका गर्म स्वभाव होता है, यानी कि गर्म मिजाज वाला व्यक्ति होता है वो। तो फिर अपने पास जो ये आए विलियम हार्वे साहब, तो इन्होंने जो है वो बताया, क्या बताया? कि शरीर है भाई, अपने पास कोई मानव है, अगर इस मानव के अंदर काला पित्त है, और काला पित्त या तो है उपस्थित है या फिर किसी के अंदर ज्यादा मात्रा में है, तो इसका जो स्वभाव है वो गर्म स्वभाव होगा। और इसका जो टेम्परेचर है ना, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अधिक होगा। अब बॉडी टेम्परेचर अधिक होगा तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को बुखार होगा, यानी कि हॉट पर्सनैलिटी, हॉट पर्सनैलिटी। इस व्यक्ति को बुखार होगा यदि कि इसके अंदर काला पित्त पाया जाएगा, और काला पित्त की जो मात्रा है वो काफी अधिक संख्या में होगी। अब इसको अपन समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, किस प्रकार से इसने गलत किया और किस प्रकार से सही किया। यहां समझते हैं अपन डायग्राम बना के। यह है अपने पास एक इंसान, ये वही इंसान है और इसके अंदर सब कुछ है जो अपने अंदर भी है। इस इंसान के अंदर दिमाग भी है, और एक पुरुष है तो इसका दिमाग कहाँ है? ऊपर है इसका दिमाग। तो इसके अंदर क्या है? ब्लैक बाइल यानी कि काला पित्त। ब्लैक बाइल यानी कि इसके अंदर काला पित्त है,
वो है अधिक संख्या में। तो जो भारतीय आयुर्वेद तंत्र आया था और जो हिपोक्रेटस आया था, इन्होंने क्या बताया था? भारतीय इंडियन का जो अपना आयुर्वेद का जो सिस्टम था ना, भारतीय आयुर्वेद तंत्र और हिपोक्रेटिस, इन्होंने बताया था कि इस व्यक्ति के अंदर काला पित्त है, तो इस व्यक्ति का जो तापमान होगा ना, बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो होगा अधिक मात्रा में, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा, और बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा तो इसका स्वभाव गर्म स्वभाव होगा और इसे बुखार होगा, यानी कि इसको हॉट पर्सनैलिटी इन्होंने बोला था। फिर क्या आया? फिर अपने पास आए विलियम हार्वे। अब विलियम हार्वे ने कमाल कर दिया। विलियम हार्वे लेके आ गए एक थर्मामीटर। अब थर्मामीटर लाते ही इसके लगा दिया, किसके? इंसान के लगा दिया। विलियम हार्वे साहब आए। अब विलियम हार्वे ने यहां क्या किया? प्रयोगात्मक विधि अपनाई। प्रयोगात्मक यानी कि थर्मामीटर लाए, थर्मामीटर लाए, और थर्मामीटर को ला करके थर्मामीटर से व्यक्ति की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मापा, थर्मामीटर से व्यक्ति का तापमान मापा। अब थर्मामीटर से व्यक्ति का तापमान मापा, इसके अंदर काला पित्त था, लेकिन क्या हुआ? इसका थर्मामीटर से तापमान मापने के बाद इसका टेम्परेचर तो नॉर्मली आया, 37 डिग्री ही आया। अब नॉर्मल आया तो इस विलियम हार्वे ने बोला कि देखो इस व्यक्ति का जो टेम्परेचर वो तो है नॉर्मल, तो इसे तो बुखार तो है नहीं भाई, इसे बुखार नहीं है। और ये बात कहकर के इन्होंने जो अक्षय द्रव्य की परिकल्पना है उसको गलत साबित कर दिया था। अक्षय द्रव्य की परिकल्पना को गलत साबित, अक्षय द्रव्य की परिकल्पना को गलत साबित कर दिया था। किसने गलत साबित किया? विलियम हार्वे ने अक्षय द्रव्य की परिकल्पना को गलत साबित किया। और इसके बाद अपन फिर से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्या है? फिर अपने पास आई जैविकी, यानी कि बायोलॉजी आई। अब बायोलॉजी ने बोला कि तुम्हारे तो बस की बात है नहीं भाई, मैं कुछ बताती हूं, तुम्हारे तो बस का सौदा है नहीं। तो बायोलॉजी ने बताया कि अपना जो मन है ना, ये ऊपर वाला मन है ना, तो बायोलॉजी ने बताया कि अपना जो मन है, यह मन संदेश देगा अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम को, और मन जो है वो संदेश देगा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को। तो मन ने संदेश दिया किसको दिया? अंतःस्रावी तंत्र को। मन ने संदेश दिया तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर है अगले जो जूलॉजी का है ना, वहां चैप्टर इसका। तो इन्होंने बताया कि जो ये संदेश देंगे तो ये एंडोक्राइन सिस्टम और जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित करेंगे किसको? मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करेंगे। अब मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करेंगे। मानव का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वही तो अपने स्वास्थ्य की जो सुरक्षा करता है, वही तो स्वस्थ शरीर बनाए रखता है, एंटीबॉडीज बनाता है और रोगाणु से लड़ने की क्षमता देता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होगा तो अपना शरीर तो प्रभावित होगा ही होगा। यहाँ प्रतिरक्षा तंत्र है, शरीर की जो प्रतिरक्षा है वो बनाए रखता है, लेकिन ये प्रभावित करेंगे अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, तो अपना जो स्वास्थ्य है वो खराब रहेगा। तो ये बताया था जैविकी ने। इसके बाद आता है टॉपिक स्वास्थ्य एवं मानसिक अवस्था। अब मनुष्य का जो मन होता है, मनुष्य का जो मन होता है और उसकी मानसिक अवस्था होती है ना, वो स्वास्थ्य पर असर डालती है। भाई किसी के ऊपर मेंटल प्रेशर है, आपके ऊपर जो पढ़ाई का मेंटल प्रेशर है, भाई कल टेस्ट लगेगा, तुम पढ़ाई का आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है तो वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव डालेगी। आपको तनाव होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे आप प्रिपरेशन करते करते। फिर उसके बाद स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य की बात करें क्या है? देखो स्वास्थ्य को अपन समझते हैं, एक व्यक्ति है डेली जिम जाता है, डोले सोले बना रखे उसने, अच्छा 6 फीट का है, तो अपने पास खड़ा है वो, तो क्या वो उसका शरीर स्वस्थ है? अपन उसको स्वस्थ कह सकते हैं क्या? उस मनुष्य को हम अपन उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने स्वास्थ्य की अलग परिभाषा दी है और उन परिभाषा में 3 चीजों को शामिल किया है। शारीरिक यानी कि शरीर भी अच्छा होना चाहिए, डोले सोले होने चाहिए। मानसिक, उसका मेंटल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, यानी कि उसका जो मन है वो संतुलित अवस्था में रहना चाहिए। उसके बाद सामाजिक, उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं कहीं वो उसे डिप्रेशन में ले जाए, यानी कि सामाजिक यानी कि जो समाज के लोग हैं ना उनसे भी वो संतुलित रहना चाहिए।
तो फिर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीन चीजों को शामिल करके WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परिभाषा दी थी कि स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर अपन किस किस चीजों को शामिल करते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब यहाँ दो लाइन है, पहली है कि शरीर में रोग का अनुपस्थित होना, भाई शरीर में कोई रोग नहीं है, व्यक्ति खड़ा है जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है, निरोगी है, तो क्या अपन उसको स्वास्थ्य कहेंगे? ये अपने पास होती है गलत बात। अपन उसको स्वस्थ व्यक्ति कह ही नहीं सकते, क्या पता वो अच्छा खासा हो लेकिन उसको मेंटल प्रेशर, वो तनाव के अंदर हो। शरीर की शारीरिक फिटनेस को स्वास्थ्य कहते हैं। फिर से वही बात आ गई अपने पास, भाई अच्छा खासा शरीर उसका है, शरीर एकदम फिट है, पड़ा पड़ा वो सारे दिन रीले देख रहे हैं, लेकिन हम अपन फिर भी नहीं उसको वो कह सकते कि वो स्वस्थ व्यक्ति है, तो ये बात भी अपने पास गलत हो गई। तो दोनों पॉइंट गलत है। अब जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, सही परिभाषा है, वो क्या है? जो किसने दी थी? WHO ने दी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी। ये अपने पास आ गया है टॉपिक, किसका आ गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक आ गया, WHO। WHO की फुल फॉर्म में एक बार आपको यहाँ लिख के दे देता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, WHO, इन्होंने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर अपन किन किन चीजों को शामिल करेंगे। शारीरिक यानी शरीर से भी अच्छा होना चाहिए, मानसिक यानी कि उसके ऊपर मेंटल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, और सामाजिक यानी कि समाज में जो वो जिस पर जहां रह रहा है वहां का वातावरण शुद्ध वातावरण होना चाहिए। अब शारीरिक, डेली योगा करना चाहिए भाई, या तो मोटे हो या फिर पतले हो, चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, आपको योगा डेली करना चाहिए। बाबा रामदेव के जो योगा होते हैं ना, वो आपको डेली करने चाहिए। मानसिक, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको अच्छी खासी नींद लेनी चाहिए। भाई 1:30-2 बजे तक आप रीले चला रहे हो तो आपके ऊपर तनाव आएगा ही आएगा, तो उसके बाद आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाएगी। आपको सामाजिक के रूप में शरीर कहां से स्वस्थ रहेगा? जब आप अच्छा खासा भोजन खाओगे, अच्छा खासा पानी वानी पियोगे। ऐसे नहीं है कि भाई अपन डेली बर्गर पिज्जा खा रहे हैं तो इससे स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। भाई हर चीज लिमिट की होती है, ऑयली फूड भी खा सकते हैं लेकिन उसकी भी लिमिट होती है, पढ़ने की भी लिमिट होती है। कहीं आप एक दिन पढ़ रहे हो 12 घंटे और दूसरे दिन आप 3 दिन तक सो रहे हो, तो फिर भी अपने ऊपर मेंटल स्थिति खराब होगी, और मेंटल स्थिति खराब होगी तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसके बाद 3 चीजों को शामिल किया, वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। फिजिकल, और उसके बाद अपने पास है मेंटल, और उसके बाद है सोशल। फिजिकल, मेंटल और सोशल। अब यहाँ पे अपने पास बात आती है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। भाई अब हमने स्वास्थ्य को जान लिया, स्वास्थ्य क्या था भाई? अच्छे स्वास्थ्य के अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक 3 चीजों को शामिल किया गया है। अब अपना जो स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य को प्रभावित कौन कौन कर सकता है? भाई कौन आएगा इस स्वास्थ्य को प्रभावित करने? अपन स्वस्थ व्यक्ति, अपने को अस्वस्थ करने के लिए आएगा कौन? तो ये 3 कारक आएंगे जो स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। 3 कारक आएंगे जो स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे? सबसे पहला आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग यानी कि जो बच्चा गिफ्ट लेके ही जन्मता है, यानी कि पहले से बच्चा पेट में है और जन्मेगा तब उसके साथ ही आएगा रोग। इसके उदाहरण कहाँ है? अपने पास जो चैप्टर नंबर 4 है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, मेंडल वाला चैप्टर है, वहां रोग दे रखे हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये इसी के एग्जाम्पल। आनुवांशिक रोग है, चैप्टर आनुवांशिकता का तो है, तो आनुवांशिक रोग है। और ये रोग बच्चे में, बच्चा जो जन्मता है उसके बाद नहीं, बच्चा जन्म से ही साथ ही लेकर जन्मता है। और संक्रमण, आनुवांशिक रोग क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। संक्रमण, भाई कोई इंसान है, किसी दूसरे इंसान के खांसी जुकाम हो रहा है, अब वो रुमाली से यहाँ से जो आ रहा है उसको पूछ रहा है, अब उसी रुमाली को दूसरे व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है प्लेट पूछने के अंदर है, तो उसका शरीर में रोगाणु जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। और संक्रमण यानी कि उसके भी खांसी जुकाम लग जाएगी। और इसके एग्जाम्पल अपन जुकाम को समझ सकते हैं, जो वायरल डिजीज है। जीवन शैली, खाना पीना, विश्राम करना, व्यायाम, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आपका जो विश्राम, आप कितनी देर अपने आप को सेल पे यानी कि रेस्ट कर रहे हो, आप जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इन चीजों के ऊपर भी मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य के शरीर के स्वस्थ रहने की जो है वो निर्भरता रहती है। किन किन कारकों पर? आनुवांशिक रोग पर, संक्रमण पर और जीवन शैली पर। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीके। अब भाई आपने बोला कि स्वास्थ्य को भी समझ लिया, ये भी पता चल गया भाई अपने स्वास्थ्य को खराब कौन कर रहा है, कौन कर रहा है?
कोई आ रहा है क्या? आनुवंशिक रोग कर रहा है, संक्रमण कर रहा है, जीवन शैली कर रही है। अब आप बात पूछो कि अपन स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बनाए रखें। भाई क्या करें कि अपना शरीर खराब हो ही नहीं, एकदम शरीर एकदम स्वस्थ रहे अट्टे तिट्टे। तो क्या क्या कारण, वो क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका जो है संतुलित आहार। आपको अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए। भाई बर्गर पिज्जा है वो भी लिमिट की होनी चाहिए, लेकिन आपको प्रोटीन भी अच्छी खासी मात्रा में, दाल जो है, हरी सब्जियां है, अच्छा फूड है, तो आपको ग्रहण करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद को भी शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 दिन तक नहाए नहीं रहे, पसीने के अंदर वो शर्ट में सेंट की सुगंध आ रही है। नियमित व्यायाम और योग, आपको डेली एक्सरसाइज भी करना चाहिए साथियों। जो बाबा रामदेव सुबह एक्सरसाइज कराते हैं ना, तो वो भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप कहते हैं कि मैं तो पतला हूं, कहीं गिर जाऊंगा। अरे तू तो पहले से गिरा हुआ है, पहले योग कर। इसके बाद है रोग व उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि वो हर सरकारी विद्यालय, हर गांव, समाज, कस्बे, जहां भी वो एक योजना चलाए और वहां लोगों को बताए रोगों के बारे में। भाई ये रोग है, इस रोग से क्या क्या, इस रोग के क्या क्या लक्षण है, ये रोग कैसे फैलता है। लोगों को रोगों के बारे में जागरूक करेगी कौन? करेगी, सरकार करेगी। लोग तो होंगे नहीं जागरूक। तो ये जो तरीके हैं वो है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के: संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम और योग, और रोगों के व उनके प्रभाव के बारे में जागरूक करना। फिर अपने पास पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है? टीकाकरण। वो कोविड की 2 वैक्सीन लगी थी कि नहीं लगी थी आपको? हाँ, तो वैसे ही जो रोग होते हैं उनके टीकाकरण निःशुल्क करे जाए। अपशिष्ट का समुचित निपटान। अब जो स्कूल कॉलेज होती है, अस्पताल होते हैं, उनके बाहर जो कचरा पड़ा रहता है उसको इकट्ठा करके उसको अलग जगह पे रखा जाए। उसमें उपयोगी वस्तुओं को रिसाइकल, जो 3R वाला जो प्रणाली है ना, वो अपनानी चाहिए। भाई उसका समुचित निपटान करना चाहिए। रोगवाहकों का नियंत्रण, जो रोगवाहकों का नियंत्रण कैसे होगा? अब इसका एक एग्जाम्पल है, ये रहा गंबूजिया मछली। गंबूजिया मछली जो है साथियों, ये मच्छरों के लार्वा का भक्षण करती है। यानी कि जो मच्छरों का लार्वा इसे दिख जाएगा, ये तुरंत खा जाएगी और मच्छरों के जो प्रभाव को कम करेगी। कौन करेगी? गंबूजिया मछली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ इसका, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे भी रखा है। खाने और पीने के संसाधनों का स्वच्छ रखना। जो बर्तन है, अब ऐसे नहीं कि सुबह खाना खाया आपने और यार अपना ही तो बर्तन है, ऐसे रख देते हैं इसको, शाम को बीसी में खा लेंगे, फिर शाम को धो लेंगे एक साथ ही, तो ये नहीं चलेगा। खाने और पीने के संसाधन, जो बर्तन है, जो उसको खाना बनाने की चीजें हैं, उनको भी आपको स्वस्थ रखना है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लाभ व रोग की परिभाषा। अच्छे स्वास्थ्य के लाभ। अब आपने बोला कि स्वास्थ्य भी स्वस्थ है, जो प्रभावित कर रहे हैं उन कारकों का भी पता चल गया, और उसके बाद अपने पास क्या क्या तरीके हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए, वो भी बात होगी। अब अगर अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो क्या फायदा होगा मेरे को? भाई मैं शरीर स्वस्थ करूं, बिना फालतू के अंदर मैं लगा रहा हूं शरीर को स्वस्थ करने के अंदर, और शरीर स्वस्थ हो जाए तो मेरे को क्या फायदा होगा? तो फायदे भी आपको गिनाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लाभ क्या है? लंबा जीवन काल। एक तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, यानी कि आप तुरंत नहीं टपकोगे। कार्य क्षमता में वृद्धि। भाई आप स्वस्थ रहोगे, तो स्वस्थ रहोगे तो आप कार्य करने में सक्षम रहोगे। भाई अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहे, आप खाट में ही पड़े हो और उठ के जाओगे क्या कार्य करने के लिए? नहीं जाओगे ना। तो स्वस्थ रहोगे तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि। या जब कार्य करोगे आपके पास पैसे आएंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी सुधरेगी, और सब लोग ऐसे कार्य करेंगे तो अपनी जो इंडिया की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वैसे तो काफी ज्यादा बढ़ी गई है, लेकिन और बढ़ेगी। फिर है आर्थिक समृद्धि आएगी। आर्थिक समृद्धि वाला वो पॉइंट आएगा कि सीधा भाई आर्थिक समृद्धि आएगी। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के अंदर कमी आएगी। भाई स्वस्थ रहेंगे तो लोग मरेंगे कम। अब स्वास्थ्य की तो बात कर ली, अब बात करते हैं रोग। अब पता करते हैं कि आपके अंदर कौन कौन से रोग है। ठीक है। तो सबसे पहला है रोग की परिभाषा। भाई रोग क्या है? देखो, रोग होता है उससे पहले लक्षण का पता हमें चल रहा होता है। अब कोई व्यक्ति है, डॉक्टर के पास जाएगा और क्या बोलेगा? भाई मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, सूजन हो रही है, तो वो क्या है? लक्षण ही है उस रोग के। मेरे खांसी, भाई जुकाम लग रही है, खांसी लग रही है, तो वो लक्षण ही तो है। तो ये लक्षण होते हैं। तो लक्षण जो है वो, जो मरीज है वो खुद बताता है डॉक्टर को। लक्षण जो है वो मरीज खुद बताता है डॉक्टर को।
शरीर की वह अवस्था जिसमें एक या अधिक अंग तंत्र के कार्यों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें विभिन्न चिन्ह तथा लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसी अवस्था को रोग कहते हैं। वह शरीर का ऐसा कोई अंग जहां वो उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, वो कार्य करने में सक्षम नहीं हो रहा हो। भाई आपका हाथ है, इसके अंदर कोई रोग है तो रोग हो गया तो ये कार्य नहीं कर पाएगा, इसे लटका रहेगा, ठीक है। तो इसे अपन रोग कहते हैं। किसको? भाई कार्य करने में सक्षम नहीं हो, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए। अब ये रोग पैदा कौन करते हैं? भाई कोई आएगा क्या अमेरिका से, चीन से? नहीं, यही के रोगाणु जो पैथोजन है, कीट वायरस है, ये रोग पैदा करते हैं। और रोग पैदा करने वाले जीवों को अपन रोगाणु पैथोजन कहते हैं। अधिकांश परजीवी रोगाणु होते हैं। अधिकांश परजीवी जैसे मतलब मानव के ऊपर जुएं आ गई, मच्छर आ गई, तो ये भी रोग करने के लिए ये रोग कारक होती है। रोगाणु रोग कैसे पैदा करता है? अब ये तो पता चल गया कि रोग पैदा कौन कर रहा है, भाई रोगाणु कर रहा है। अब पैदा कैसे कर रहा है तो वो भी अपन देखते हैं। एक मिनट, रोगाणु रोग कैसे पैदा करते हैं इसको अपन समझते हैं स्लाइड के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। इसके लिए अपन को फिर से पीछे चलना पड़ेगा, यहीं पे समझेंगे जहां पहले समझा था। ये रहा, खाली स्लाइड आ गई। तो यहाँ अपन बात करते हैं रोगाणु रोग कैसे पैदा करता है। सबसे पहले अपने पास रोगाणु है। अब रोगाणु कहाँ से आया? वहीं जो अपने कचरा डाल दिया, जो सड़ी गली वस्तुएं डाल दी, तो उनके ऊपर रोग तो पनपेंगे ही। अब वो रोग है जो रोगाणु, वहां रोगाणु पनपेंगे। अब रोगाणु विभिन्न माध्यमों से मानव शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, विभिन्न तरीकों से मानव शरीर में प्रवेश करेंगे। अब वो तरीके कौन कौन से हैं? भाई खाना हो गया, पानी हो गया, पानी के अंदर, और विभिन्न तरीकों से मानव शरीर में प्रवेश करेंगे। अब मानव शरीर में प्रवेश करके क्या करेंगे? भाई आप हो, राजस्थान से आप हो, मुंबई गए, तो सबसे पहले आपने क्या किया? मुंबई में प्रवेश कर दिया। अब मुंबई में प्रवेश करने के बाद क्या करोगे? भाई मुंबई में प्रवेश करोगे तो वहां का जो वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को डालोगे कि नहीं डालोगे? भाई वातावरण है, इसके अनुसार अपने को अनुकूलित होना है। तो इस ये भी जो है ना रोगाणु, ये रोगाणु मानव शरीर के अंदर जो है, उस मानव शरीर की जो आंतरिक अवस्था है, भाई अंदर कैसे, क्या एसिडिटी है, पीएच कितनी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, तो उसके अनुसार अपने आप को डालेंगे। यानी कि मानव शरीर के अनुसार अनुकूलित करते हैं, मानव शरीर के अनुसार अनुकूलित करते हैं। किसको? अपने आप को। मानव शरीर के अनुसार अनुकूलित करते हैं मानव शरीर के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। और अनुकूलित करने के बाद मानव शरीर के अंदर जो अंग है, उन अंगों को ये धीरे धीरे नष्ट करने लग जाएंगे। आप मुंबई चले गए, मुंबई जाने के बाद आपने जो है अपने आप को वहां के वातावरण के अनुसार ढाल भी लिया, और डालने के बाद अपने दोस्त बनाए, दोस्त बना के उन्होंने धीरे धीरे बर्फ में लगाना आपने चालू कर दिया। तो उसी प्रकार से ये रोग भी है ना, ये मानव शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको प्रभावित करेगा। मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करेगा। मानव शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है साथियों, इस प्रतिरोधक क्षमता को ये प्रभावित करता है। कौन करता है? रोगाणु मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। और प्रभावित करेंगे तो जो आकारिकी है, मानव शरीर के अंगों की जो आकारिकी है, जो क्रिया वो कर रहे हैं, उन क्रिया को भी प्रभावित करेगा। और जब मानव शरीर का कोई अंग कार्य करना बंद कर देगा तो उसे क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा, यानी कि डिजीज हो जाएगा। रोग हो जाएगा यानी कि डिजीज हो जाएगा। तो ये था रोगाणु रोग कैसे पैदा करता है। तो हमने देख लिया भाई कैसे पैदा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं फिर से वहीं जहां से आए थे वहां सबको जाना है। तो रोगाणु रोग कैसे पैदा करता है ये समझ लिया। इस स्लाइड को रहने देना, ये थोड़ी गड़बड़ा गई थी। अब रोगों का वर्गीकरण, स्वास्थ्य भी देख लिया, स्वास्थ्य कैसे बढ़ाना है, क्या क्या फायदे हैं, और रोग भी देख लिया क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि रोगों का वर्गीकरण, यानी कि रोग होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला रोग जो है वो है जन्मजात रोग। आनुवांशिक रोग पहले भी पढ़ा था, जन्मजात यानी कि जो जन्म से ही बच्चा लेके उत्पन्न होता है, ये रोग जन्म से ही उपस्थित होता है। इसका उदाहरण है हीमोफीलिया। दूसरा है उपार्जित या अर्जित रोग, जो जन्म के बाद मिलता है उसे, यानी जन्म के बाद बच्चे के अंदर जो है रोग आता है ना, उसे अपन बोलते हैं
उपार्जित रोग, तो रोग जो है जन्म के बाद उत्पन्न होता है उसे उपार्जित रोग बोलते हैं। और अब अपने पास जो उपार्जित रोग है इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया है। हमने तो क्या किया है, एनसीईआरटी ने किया है, तो इसने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है संक्रामक रोग और दूसरा भाग है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है और असंक्रामक रोग क्या होता है वो बात कर लेते हैं। ये रोगाणु के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, किसी व्यक्ति को जुकाम हो रहा है, भाई मैंने पहले भी बताया था, तो टाइम वेस्ट करे, तो संक्रामक रोग भाई दूसरे व्यक्ति से, पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाए उसकी चीजों को स्पर्श करने से, तो संक्रामक रोग फैलते हैं। इसके उदाहरण है टाइफाइड और एड्स। ये एड्स के बारे में एक पॉइंट लिख देता हूं मैं। एड्स सबसे संक्रामक रोगों में एड्स सबसे घातक है, सबसे घातक संक्रामक रोग है। कौन है एड्स? सबसे घातक रोग। और जो ये एड्स है ना, HIV वायरस से भी होता है, इसको याद रखना। असंक्रामक रोग संक्रमण से नहीं होते, नहीं फैलते, ये संक्रमण से नहीं फैलते हैं। अब किसी की किडनी फेल हो गई, आप उसके पास आके बैठ जाओ, आपकी किडनी फेल थोड़ी हो जाएगी। तो किसी का हाथ टूट गया, आप उसके पास आके बैठ जाओ, आपका भी हाथ टूट जाएगा। तो यह असंक्रामक रोग है। तो इसके उदाहरण भी सेम है, एलर्जी, कैंसर, किडनी फेलियर, हृदय वाहिका। ये मृत्यु का प्रमुख कारण है। मृत्यु का प्रमुख कारण ये है, ये भाई साहब, ये मृत्यु के प्रमुख कारण है। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं, जो लाइन लिख रखी है उसको पढ़ते हैं। नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ जो आप पीते नहीं, तो नशीले पदार्थ, ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भाई आप शाम को डेली लगा रहे हो कुछ, तो वो आपके शरीर पर प्रभाव तो डालेगा ही। भाई आप बिना फालतू में उसको ग्रहण कर रहे हो, उसका कोई अपने पास रोल है ही नहीं उसके शरीर के अंदर। वो बिना फालतू में आपको इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सिखा देता है, मतलब एक बोतल आपको इंग्लिश सिखा देती है, इंग्लिश बोलना है ना, आप बोतल लगाए और फिर आपने हिंदी इंग्लिश में जो मन में आए वो बोल रहे हो। तो ये ग्रहण नहीं करना अपने को, नशीले पदार्थों का सेवन करना ही नहीं है, ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्या पता कभी टपक जाए इंसान ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लिया तो। संक्रामक रोग, और संक्रामक रोग जो है इसके उदाहरण अपन बात करते हैं। भाई कौन कौन से संक्रामक रोग है, किसके द्वारा संक्रामक रोग होते हैं? सबसे पहला संक्रामक रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है, संक्रामक रोग वायरस द्वारा होता है, और संक्रामक रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, संक्रामक रोग हेलमिंथ्स से होता है, संक्रामक रोग फंजाई से होता है। कवक, हेलमिंथ्स, प्रोटोजोआ, विषाणु यानी वायरस, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। अब संक्रामक रोग में सबसे पहला आता है बैक्टीरिया, तो अपन पढ़ते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग। भाई जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जीवाणु से अपने पास टाइफाइड होता है, जीवाणु से जो है डाइसेंट्री होता है। ये जो है डिजीज नहीं है, डाइसेंट्री है यहाँ के ऊपर, ये इंग्लिश में सही है, डाइसेंट्री। टाइफाइड हो गया, डाइसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया। अब टाइफाइड है किसके द्वारा फैलता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। जो डाइसेंट्री है वो किससे फैलता है? सीजेला डाइसेंट्री बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया किससे फैलता है? कोरियोनम बैक्टीरिया डिप्थीरियाई बैक्टीरिया से। कोरियोनम बैक्टीरियम डिप्थीरियाई बैक्टीरिया से फैलता है। प्लेग जो है यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। चार रोग है जीवाणु जनित, टाइफाइड और डाइसेंट्री, डिप्थीरिया, प्लेग। अब इसके बाद हमने टॉपिक तो कर लिया कंप्लीट। जो टाइफाइड है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे अपन। भाई अपना तो सीधा सा फंडा है ही डेली वाला कि सबसे पहले टॉपिक करें, टॉपिक करने के बाद उसके क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करने के बाद लेक्चर पॉइंट करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्वास्थ्य प्रभावित होता है। भाई स्वास्थ्य को कौन कौन प्रभावित करता है? आनुवंशिक विकार द्वारा, बी ऑप्शन है संक्रमण द्वारा, सी ऑप्शन है जीवन शैली द्वारा, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। मैंने अभी शुरू में लेक्चर जब चालू हुआ था तब बताया था कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तीन कारक थे। आनुवंशिक, भाई जो जन्म से ही हो रहा है, और संक्रमण भाई एक दूसरे से फैल रहा है, जीवन शैली भाई खाना पीना क्या है। तो इसके अंदर तो अपने पास चौथा ऑप्शन आ गया, डी को अपन लो कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा हॉट पर्सनैलिटी प्रदर्शित करता है? जो वो आए थे ना हिपोक्रेटस और भारतीय आयुर्वेद तंत्र, इन्होंने बताया था कि जिस व्यक्ति के अंदर ब्लैक बाइल यानी कि काला पित्त उपस्थित है वो व्यक्ति गर्म मिजाज वाला होता है। अब मैंने उत्तर बताया क्या? ब्लैक बाइल, काला पित्त, ये रहा काला पित्त। इसको अपन लो करेंगे दूसरे ऑप्शन को, क्योंकि ये सही है। जो पीला पित्त है वो भी नहीं, रक्त भी नहीं, और प्लेग भी नहीं। अब इसके ऊपर तीसरा क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, निम्न में से बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है साथियों? जुखाम, एड्स, टाइफाइड, ए व सी दोनों। बस जुखाम तो राइनो वायरस से फैलती है, तो राइनो वायरस, वायरस ये तो वायरल डिजीज हो गई, ये तो आएगा नहीं।
एड्स HIV वायरस से फैलता है, तो ये भी अपने पास आएगा नहीं। तो ए व सी, भाई ए ही कट गया तो ये तो कटेगा ही कटेगा, ए व सी दोनों। टाइफाइड बच गया, और टाइफाइड किससे फैलता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा अपने पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास चौथा, स्वस्थ शरीर को बनाए रखने का सही तरीका है नियमित व्यायाम और योग, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, उपरोक्त सभी। तो भाई शरीर है, इसको स्वस्थ कौन कौन बनाए रख सकता है? नियमित व्यायाम, हाँ भाई डेली योग भी करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद को भी साफ रखना चाहिए। संतुलित आहार, अच्छा खासा भोजन भी खाना चाहिए। तो इसके अंदर तो चौथा ही आ गया अपने पास, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब अपने पास इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो क्वेश्चन क्या है? WHO के अनुसार स्वास्थ्य में शामिल किया गया है। भाई WHO ने जो परिभाषा दी थी, सबसे पहले तो इंडिया ने जो आयुर्वेद सिस्टम था उसमें परिभाषा दी थी, इसको तो गलत कर दिया था विलियम हार्वी ने, उसके बाद आया था WHO। इसकी परिभाषा अच्छी थी, इसकी परिभाषा अच्छी थी, तभी अच्छा क्वेश्चन भी आ गया। WHO के अनुसार स्वास्थ्य में शामिल किया गया है शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ भी, सामाजिक सोशल भी, और ये सभी तीनों के टिक लग गया तो अपन इसको लो करेंगे चौथे ऑप्शन को, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। और सबसे पहले तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा। भाई स्वास्थ्य क्या होता है? जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य कैसे बनाए, स्वास्थ्य के लाभ क्या है, और स्वास्थ्य के बाद रोग पढ़ा, रोग क्या है, रोग के प्रकार, रोग कैसे फैलता है। इसके बाद क्वेश्चन लगाए लिए, और आज के लिए तो भाई साहब जबरदस्त शायरी आएगी। आज आपके लिए दो शायरी है यार। सबसे पहले तो है ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली। तो ये तो है आपके लिए मोटिवेशनल शायरी कि मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है, तोल ली है मुट्ठी भर जमीन तुमने, तोलने को पूरा आसमान अभी बाकी है। वाह वाह कर देना कमेंट के अंदर, क्या? मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है, तोल ली है मुट्ठी भर जमीन तुमने, तोलने को पूरा आसमान बाकी है। पता नहीं तुम क्या क्या तोलोगे, ठीक है। और इसके बाद अपनी आज वाली जो शायरी है ना, वो तो ये भाई साहब एक ही नंबर है। ये शायरी तो ऐसे मान लो आपके दिल को पता नहीं कहाँ कहाँ तक छू जाएगी। तो इस शायरी की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये शायरी है बहुत ही खतरनाक। ये तो आपके अपनी हिसाब वाली शायरी हो गई, तो ये तो आपको अच्छी भी लगेगी कि उनके जख्म देने का अंदाज कुछ ऐसा है, उनके जख्म देने का अंदाज कुछ ऐसा है, जख्म देकर पूछती है अब हाल कैसा है, जहर देकर हाथों में कहती है अब इसे पीना होगा। भाई जख्म देने का अंदाज कैसा है? हाथों में जहर देती है और कहती है कि अब इसे पीना होगा, और पीने के बाद कहती है अब तुमने मेरे लिए जीना होगा। भाई जहर दे दिया हाथों में और कह रही है कि अब तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। उनके जख्म देने का अंदाज कुछ ऐसा है, जख्म देकर पूछती है अब हाल कैसा है, जहर देकर हाथों में कहती है अब इसे पीना होगा, और पीने के बाद कहती है अब तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। आज का लेक्चर करते हैं यहीं के ऊपर समाप्त, और बता देना कमेंट कर देना कि कैसा लगा लेक्चर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो बता देंगे आपको। और इसके बाद ये आती है अपनी स्लाइड, और आज का लेक्चर करेंगे अपन यही के ऊपर, दी एंड। तो आज का लेक्चर अपन समाप्त करते हैं, और आई होप अच्छा लगा होगा आपको लेक्चर। तो ऑल द बेस्ट और दी एंड। बंद कर।